नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी माँ के बाद। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दरवाजे पर ताला देखकर याद आया, माँ अब नहीं है और घर की चाबियाँ मेरे स्कूल बैग में थीं। अपने उस 7वें साल तक पहुँचते पहुँचते मैं काफ़ी कुछ सीख समझ चुका था, खाना बनाने के सिवा। पहला कमरा मेरा था। माँ की बीमारी से पहले वो कमरा समान रूप से माँ का और मेरा साझा अंश रहा था। अपने शयन कक्ष की चाबी पापा अपने पास रखते, तब भी और अब भी। अपने बिस्तर पर अपना बैग फेंक कर मैं रसोई में जा पहुंचा। खाने की मेज़ खाली थी। मेज़ के सुबह वाले कैसरोल और बर्तन धुले बर्तनों में मौजूद थे। खाना बनाने वाली आज नहीं आई थी क्या? माँ की बीमारी के जोर पकड़ते ही पापा को 4 बाइयों और एक नर्स का इंतज़ाम फ़ौरन करना पड़ा था। इधर मुंबई में कोई भी बाई दूसरी बाई का काम करना पसंद नहीं करती थी। झाड़ू पोछे वाली बर्तन ना मांजती और बर्तन मांजने वाली कपड़े नहीं धोती और कपड़े धोने वाली खाना नहीं बना पाती और खाना बनाने वाली और किसी का काम नहीं छूती। और माँ की देखभाल के लिए रखी वो नर्स तो मानो सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई थी। माँ से ज़्यादा वो अपना ध्यान रखती थी। नहाने जाती तो 2-2 घंटे नहाती ही रहती। खाना खाने बैठती तो अपनी थाली में गर्म घी, अचार, टमाटर, पापड़ और मिठाई का टुकड़ा जुटाकर ही बैठती। माँ के बाद तो पापा के लिए भी आँख का कांटा बन गई और फिर एक इतवार अपनी हाउसिंग सोसाइटी के चौकीदार के सामने वो उसे खड़ा कर दिए। इसे पहचान लो पाटिल, हमारी बिल्डिंग में अब इसे दाखिल नहीं होने देना। रसोई से मैं घर के स्टोर में जा दाखिल हुआ, माँ की अलमारी की चाबी के साथ। अपनी अलमारी का ऊपर वाला खाना माँ मेरे लिए आरक्षित रखती रही थीं। अपनी बीमारी के दिनों में भी वो मेरा जलपान मंगवाना ना भूला करती, बल्कि ऐन अपनी मृत्यु से 3-4 दिन पहले जब उनकी सांस उखड़ने लगी थी, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सूखा मेवा और क्या क्या नमकीन और मीठा नहीं मंगवाया था और मेरे हाथों वहाँ टिकाया था, इस वचन के साथ कि अपना जलपान मैं नियम से ज़रूर ले लिया करूँगा। और शाम के समय अपने कंप्यूटर या टीवी के आगे बैठते समय मैं उनमें से कोई ना कोई पैकेट अपनी बगल में रखता भी रहा था। ये अलग बात थी कि पैकेट खोलते समय मेरी रुलाई अक्सर छूट जाया करती और माँ को दिया गया दूसरा वचन मैं निभा नहीं पाता। माँ के लिए मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि उधर उस नई जगह पर पहुँचने पर माँ की सारी दुख तकलीफ दूर छिटक लेगी। 2 साल पहले रसोई में दूध उठा रहे माँ के हाथों से दूध के भगोने के अचानक छूटने से जो बीमारी उन्हें शुरू हुई थी, वो पौने 2 सालों में उनके कंधों और पीठ पर से रेंगती हुई उनके पैरों तक जा पहुँची थी, जिस वजह से वो हिलने डुलने के काबिल न रही थीं। अपने आखिरी 4 महीने उन्होंने घर के इस स्टोर में उस मुड़वा चारपाई पर बिताए थे, जो उनकी नर्स की चारपाई के साथ अब अपनी परतों में तहा दी गई थी, ताकि उनकी जगह बनाने के लिए रसोई में खिसका दिए गए आटा, चावल और दालों के डिब्बे अपनी पुरानी जगह पर लौटाए जा सकें। अलमारी खुलते ही मैं जान गया, मेरे पीछे पापा ने उस दिन माँ की चीज़ें छानी थीं। नीचे के खाने की माँ की साड़ियाँ और बीच के खाने की माँ की चिट्ठियाँ और डायरियाँ सब लापरवाही से ऊपर के खाने में गड्ढ-मड्ढ बेतरतीब ठूंस दी थीं। और मेरी मठरी और बिस्कुट, मीठी पापड़ी और पिन्नी और मेवा और किशमिश उठा ली थीं, साथ में वे रुपए भी जो माँ मेरे लिए छोड़ गई थीं। मैं रोने लगा, गला फाड़ कर, दहाड़ मार कर। बिना किसी चेतावनी के पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर आन टिका। मैंने पीठ घुमाई तो देखा बालों की टेढ़ी मांग काढ़े एक लंबी छरहरी युवती वहाँ खड़ी थी, मंद मंद मुस्कान लिए। रसोई के उस स्टोर का एक दरवाज़ा हमारे तीसरे बाथरूम की तरफ खुलता था। जरूर कोई बाई बाथरूम का वो दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी और ये युवती उसी रास्ते से मेरी रुलाई सुनकर यहाँ चली आई थी। भूखे हो? उसने अपना चेहरा मेरी ओर झुकाया, हूबहू माँ के अंदाज में। तुम्हें खाना बनाना आता है? मैं रोना भूल गया। हाँ, वो हंसी, क्यों नहीं। उसके गाल ऊंचे और भरे भरे थे, नाक नुकीली थी, ठुड्डी तीखी और आंखें ऐसी थीं मानो बादाम की गिरियां। रसोई की ओर उसने मेरे साथ कदम बढ़ाए तो मैंने जाना वो सलवार कमीज पहनी थी, जिस पर लहरियादार छापे की भूरी और पीली लहरें नितल से तल और तल से नितल होकर एक दूसरे से टकराने का आभास दे रही थीं।
फ्रिज में अंडे और डबल रोटी मक्खन के साथ मौजूद थे। उसके हाथ सबसे पहले मक्खन की ओर बढ़े। क्या वो जानती थी मेरे ऑमलेट के लिए माँ हमेशा मक्खन ही इस्तेमाल करती थी? ऑमलेट बनते बनाते उसने मेरे लिए टोस्टर पर 4 टोस्ट सेक दिए। चलो मेज पर चलो, उसने मुझे कहा और प्लेट मेरे आगे परोस दी। मेरी भूख की ताप तेज थी और मैं तत्काल प्लेट पर झपट लिया। प्लेट खाली करने के बाद ही मैं जान पाया कि वो जा चुकी थी। दौड़कर मैंने सामने का दरवाज़ा टटोला। वो अंदर से बंद था, ज्यों का त्यों, जैसा मैंने उसे घर में दाखिल होने पर बंद किया था। मैं स्टोर से बाथरूम की ओर लपका। वो दरवाजे भी मुझे अंदर से बंद ही मिला। मुझे यकीन है जरूर नींद ही में मैंने अपने को फिर से स्टोर की अलमारी के सामने खड़ा पाया। पूरी की पूरी वो खुली थी और उसकी हर चीज़ अपनी आकृति और अपने आकार के प्रसार में फड़फड़ा रही थी, अनुप्राणित। जैसे कार्टून फिल्मों में सभी चित्र स्फुरण रखते हैं और मैं उनकी ओर खिंचता चला गया, मानो वहाँ कोई चुंबक लगा हो। जभी बीच वाले खाने से एक खाकी लिफाफा हवा के हिलोर के वेग की तरह से मेरे हाथ में आ टिका। अगले पल लिफाफे के भीतर से एक तस्वीर बाहर निकल आई। मेरी आंखें उस पर गड़ गईं। तस्वीर उस युवती की थी, उसी लहरिएदार छापे की सलवार कमीज में, जिसकी भूरी और पीली लहरें नितल से तल और तल से नितल होकर एक दूसरे से टकरा रही थीं। बालों में भी वही टेढ़ी मांग काढ़े और वही मंद मंद मुस्कान लिए। आज बाई ने खाना नहीं बनाया? पापा की तेज़ आवाज़ मेरे अंधेरे कमरे के बाहर गूंजी। नहीं। चौंक कर मैं बिस्तर से उठ बैठा। शाम को मेरा सोना पापा को कतई पसंद नहीं। तुम भूखे थे क्या? पापा ने मेरे कमरे की बत्ती आकर जलाई। नहीं, मैंने कहा। मगर यहाँ कोई और आई थी, मुझे ऑमलेट और 4 टोस्ट खिलाकर गई। मंगल के दिन तुमने अंडे खाए क्या? पापा की आवाज़ में उनकी सख्ती शामिल हो ली। कितनी बार तुम्हें टोका है मैंने? फ्रिज में उस समय सिर्फ अंडे ही थे, कोई सब्जी नहीं रखी थी। नामुमकिन, हमारे फ्रिज में तुम्हें अंडे मिले आज मंगल के दिन? हाँ पापा, मैंने कहा, मैं सच कहता हूँ। उसने अंडे इसी फ्रिज से निकाले थे और मेरे सामने उन्हें मक्खन में बनाए थे। किसने? तुमने नाम पूछा था उसका? पूछा, वो कहाँ से आई थी? अच्छा रुकिए, मैं अभी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ। मैं माँ की अलमारी की ओर दौड़ लिया। खाकी वो लिफाफा मुझे अलमारी के बीच वाले खाने में अपनी ओर झांकता हुआ फौरन मिल गया। लिफाफा मैंने वहाँ से उठाया और उसके अंदर की तस्वीर पापा के हाथ में ला थमाई। ये आई थी। क्या बकते हो, ये तो अरुणा की पुरानी तस्वीर है। माँ की? मैं हैरान हुआ। इस तस्वीर के माथे के अतिरिक्त माँ के पास कुछ भी बचा न रहा था। मैंने उन्हें जब भी देखा था धसी हुई आंखों और ढलकी गालों के साथ ही देखा था। जाओ इसे वापस रखाओ और खबरदार ऐसा वाहियात मजाक मेरे साथ फिर मत करना कभी। मैं सच कह रहा हूँ पापा। अपनी सच्चाई के सबूत में वो तस्वीर मैं पापा के पास दोबारा ले गया। यही कपड़े, यही आंखें, यही। बको नहीं। पापा ने एक तमाचा मेरी गाल पर जड़ दिया। तमाचा जोरदार था और मैं वहीं गिर पड़ा। ये बेल्स पॉल्जी है। मूर्छा टूटने पर मैंने स्वयं को एक अजनबी डॉक्टर के अस्पताल में पाया। चेहरे के एक हिस्से का फॉलिज। इसमें इसी तरह एक पलक निर्जीव हो जाती है और आंख खुली रहने पर मजबूर रहती है। कान के पीछे से चेहरे की तरफ आने वाली नस काम नहीं कर पाती। और अब क्या होगा? पापा की आवाज़ में घबराहट चली आई, लगभग वैसी ही घबराहट जब माँ वाले डॉक्टर ने माँ की बीमारी बयान की थी। आपकी पत्नी मांसपेशियों के घुलने की उस लाइलाज बीमारी की शिकार हो गई है जिसे हम लोग ALS, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें मरीज के हाथ पैर की हरकत तो तेजी से बेहरकती में बदलती जाती है, मगर दिमाग हर बात बखूबी सोचने समझने के लिए बचा रहता है। घबराइए नहीं, मेरे वाले डॉक्टर ने पापा से कहा। आपने अच्छा किया जो बच्चे को बिना देरी किए यहाँ लेवा लाए। 4 से सप्ताह में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे यहीं अस्पताल ही में रहना होगा, पूर्ण रूप से मेरी देखरेख में। यहाँ उसकी आंखों के दवा दारू का प्रबंध किया जाएगा, चेहरे के विभिन्न व्यायाम करवाए जाएंगे, फिजियोथेरेपी होगी। धन्यवाद। पापा सुबकने लगे। आजकल मैं यहीं हूँ अस्पताल में। रात में, दिन में, दोपहर में, कभी भी तस्वीर वाली युवती मेरी आंख ओट नहीं रहती। अपनी उसी लहरिएदार सलवार कमीज़ में जिसकी भूरी और पीली लहरें नितल से तल और तल से नितल होकर एक दूसरे से टकराया करती हैं।
टेढ़ी मांग काढ़े दबे पाँव मेरे पास आती है, बैठती है। कभी मेरे बाल सहलाती है तो कभी मेरे गाल, लेकिन पापा से उसका उल्लेख मैं कभी नहीं करता और ना ही कभी करने का इरादा ही रखता हूँ। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी माँ के बाद। एक माँ के ममत्व की कहानी, अपना शरीर छोड़ने के बाद भी बच्चे की देखरेख के लिए जो मंडराती रही। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।